हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्कोरिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 4 to 5 मार्क्स का आपके पास इसका एक क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन होंगे आपके पास इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो होता है आपके पास बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आपके, अगर आप सैम्पल पेपर भी देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 18 या 18 19 जो भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर कुछ इसी टाइप का होता है, तो इट डजंट मैटर। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मींस ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का स्कोर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है दैट रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, ओके, आपने रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हो, ओके, तो ये रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे हर चैप्टर में ऑलमोस्ट रहते हैं। हर चैप्टर में तो नहीं कह सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। ओके, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है कुछ क्वेश्चन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो मैं इसका डिस्कस करूँगा कॉन्सेप्ट आपसे, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डील अबाउट सम प्रॉब्लम्स जो कि केस स्टडी बेस्ड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही है, अरिथमेटिक मींस यू कैन से द नंबर्स, ओके, एंड द प्रोग्रेशन मींस व्हाट, प्रोग्रेशन मींस सीक्वेंस, और यू कैन सीक्वेंस कह ले या आप इसको पैटर्न कह लो। सीक्वेंस में इसलिए भी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज आपका एक क्लास 11th में एक चैप्टर ही आता है अलग से, तो उसके बारे में बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक पैटर्न आप कह लो, तो नंबर्स का पैटर्न को आप क्या कह सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो नंबर्स का पैटर्न भाई कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं अगर कह दूं 2 4 6 8 10, ये कुछ नंबर्स के पैटर्न्स हो गया हमारे पास, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ओके, तो ये क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो आप देख लो, 2 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, ओके, +2 आप करोगे 2 में तो ये हमारे पास 4 दे देगा। ओके, सिमिलरली 4 में आप +2 अगर आप करते हो तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली 6 में अगर आप +2 अगर आप करते हो तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। ओके, तो एक पैटर्न तो इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कुछ चीजें हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको जानना है। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ कि भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है। ओके, तो इसमें ये जो होता है सबसे पहला टर्म जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, एपी में इनको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ओके, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ओके, और सिमिलरली ये जो 4 हुआ ये आपका हो गया सेकेंड टर्म, 6 आपका हो गया, ये हो गया थर्ड टर्म। ओके, एंड 8 की अगर हम बात कर ले तो ये आपका हो गया फोर्थ टर्म, 10 आपका हो गया ये फिफ्थ टर्म हो गया, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ओके, तो ये तो टर्म्स की बात हुई कि इनको हम बोलते क्या, तो दीज आर द टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ओके, अब इसमें होता क्या है, जैसे आप समझे, इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म आपका ए से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ तो सेकेंड टर्म आपका क्या होता है, ए प्लस डी होता है। आप इसमें देख सकते हो। अच्छा, पहले डी क्या होता है, डी आपको बता दूं, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, और कॉमन डिफरेंस होता क्या है, जो आगे का जो टर्म है हमारे पास। ओके, आई थिंक ये चैप्टर पढ़ लिया होगा आपने, तो बेसिक्स आपको, मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पता है। ओके, बट फिर मैं आपको बेसिक्स का आइडिया दे रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी, डी से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। ओके, दिस कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस तो कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं भाई, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ओके, तो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि अगर एपी अगर इस तरीके से चल रहा है तो भाई आगे वाला टर्म 4 हो गया, पीछे वाला टर्म 2 हो गया, तो 4 - 2 ये तो निकाल लेते हैं। लेकिन जब रिवर्स में अगर एपी चलता है, रिवर्स में भी क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जब रिवर्स में एपी चलता है तो उस समय क्या होता है, आगे वाला टर्म आपका 8 हो गया और पीछे वाला टर्म यहाँ पे 10 हो गया, इसलिए इसको ऐसे में लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारे पास अगर मैं टर्म्स की बात कर लूँ तो एपी आपका ये पहला टर्म को A1 दिखा रहा हूँ मैं, इसको इसको A2, फिर इसको अगर A3 दिखाता हूँ, नेक्स्ट आपका टर्म हो जाएगा A4,
और नेक्स्ट आपका A5 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो ये होगा क्या हमारे पास A2 माइनस A1, ये आपका एक कॉमन डिफरेंस हुआ। ये आप कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हो A3 माइनस A2, मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना है आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखा जाए तो इस AP को मैं ऑब्टेन कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरे पास A और D है, मतलब कॉमन डिफरेंस है हमारे पास और फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, ओके, तो AP हमारा ऑब्टेन हो सकता है A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ओके। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान आपको ये देना है कि भाई जब आपका ये फर्स्ट टर्म था, ओके, तो फर्स्ट टर्म जब हम बात कर रहे थे, जब फर्स्ट टर्म की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ A आ रहा है। सेकेंड टर्म में क्या हुआ ना, ओके, सेकेंड टर्म ये क्या हुआ, D के साथ एक का मतलब 2 माइनस 1 तो 1D हो गया। थर्ड टर्म की अगर बात करो तो यहाँ पे 2D हो गया, ओके, मतलब एक कम आ रहा है, ओके। तो इस तरह nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला आता है कि अगर कोई nth टर्म है, ओके, तो nth टर्म हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। जिसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म होता है, ओके। तो आपने nth टर्म को लास्ट टर्म की भी तरह भी यूज किया होगा, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो nth टर्म का फॉर्मूला भी आपने यूज कर लिया होगा, ओके। तो ये तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, इसका यूज डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, so मैं डायरेक्टली फॉर्मूले बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है nth टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स की अगर बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है कि भाई a, ठीक है, A1 A2 A3 और ये डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, nth टर्म तक। तो A1 से लेके nth टर्म का अगर मान लो आपको सम करने को कह दे, ठीक है, सबको आपको क्या करना है, सम करना है, तो सम करने का हमारे पास बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो होता है सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस हमारे पास होता है n माइनस 1 d, ओके। तो ये तो हमारे पास होता है सम ऑफ n टर्म्स का। अच्छा, अगर लास्ट टर्म गिवन होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करते हैं, और जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला बन जाता है n/2 इंटू a प्लस एल, ये सब आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एक डिटेल आपका वीडियो बना दूंगा, ओके। तो फिलहाल तो ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कब होता है, जब हमारे पास सबको ऐड करना हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें आपको बताता हूँ, जैसे 2 4 6 8 की बात मैं कर लेता हूँ, ओके। तो 2 4 6 8 की बात कर रहा हूँ और मुझे ना इसके 20th टर्म तक सम करना है, 20th टर्म तक सम करो। तो यहाँ पे 20th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे 20 हो जाती है। a कितना हो जाता है, a आपका होता है 2, ओके। अगर मैं 20th टर्म की बात करता हूँ तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो n है, a है, d है, तो अब देख लो साफ यहाँ पे फॉर्मूला भी लग रहा है कि n की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब 20/2 और 2 इंटू a की वैल्यू पुट कर दो 2a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। तो आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सम ऑफ n टर्म्स, ओके। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ऑब्वियस सी बात है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, डिटेल में तो मैं ज़्यादा आपको क्वेश्चंस वगैरह इस पर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चंस करने हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सब के बाद मीन ऑफ एपी। तो मीन ऑफ एपी का यूज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ट्राई की, मतलब मैं थोड़ा कलर अगर चेंज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये रेड 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 हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, बेटर फॉर यू ऑल। तो अब देखिए, हम बात करेंगे मीन ऑफ एपी की। मीन ऑफ एपी क्या होता है, तो जब भी आपको दो टर्म कोई भी गिवन हो, लेट सपोज ए और सी कोई दो टर्म गिवन हो और इनके बीच में ना एक नंबर आपको इंसर्ट करना है, ओके, तो हम मीन ऑफ एपी से हम कर सकते हैं। तो एपी का मीन क्या होता है, मतलब ए एम से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, अरिथमेटिक मीन को। ये होता है आपके पास a प्लस सी बाई 2, ओके। तो a प्लस सी बाई 2 की जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे
इंसर्ट हो जाएगा, वो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 है 6 है, ओके। अब इन दोनों के बीच में मुझे एक नंबर इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू मतलब यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये 6 हो गई, ओके। तो ये हो जाएगा 2 + 6 / 2 दैट इज 8 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये अरिथमेटिक मीन इसका क्या हो गया, 4 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3, इनके बीच में आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, क्या करोगे, 2 + 3 / 2 मीन्स 5 / 2 मतलब इक्वल्स टू 2.5। तो आपको इस समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये इनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो सब हमने देख लिया एक बार, मैं एक बार फटाफट बताता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास होता है कि जब भी आप एपी स्टार्ट करते हो तो जो पहला टर्म होता है उससे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, ओके। जैसे 4 - 2 होगा, 6 - 4 होगा, 8 - 6 होगा, 10 - 8 होगा, ओके। तो ये कॉमन डिफरेंस। nth टर्म क्यों यूज करते हैं, किसी भी एपी का आपका कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे आपको डायरेक्टली कह देगा फाइंड द 20th टर्म, 19th टर्म, तो वहाँ nth टर्म का हम फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, जो कि होता है हमारे पास क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है, दैट nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, ओके। जहाँ की a आपका फर्स्ट टर्म हो गया, n हो गया कि जो टर्म पूछा जा रहा है। जैसे मान लो कि अगर मान लो आपसे 19 टर्म पूछा जा रहा है तो a19 से इसको डिनोट करेंगे और a की वैल्यू पता होगी आपको, और 19 - 1 इंटू डी हम कर देंगे, तो ये 19 टर्म आपसे निकल जाएगा। अच्छा एक चीज और है कि भाई जो टर्म ये पूछा जाए ना वो 19 - 1 करने की जरूरत नहीं है। जैसे 19 पूछा गया है तो डायरेक्टली आप याद रखो कि हाँ ये हो जाएगा a + 18d मतलब एक कम, ओके। ये मैंने आपको यहाँ भी समझाया है कि फर्स्ट टर्म है तो a, सेकंड टर्म है तो आपके पास a + d, तो एक कम हो रहा है इसलिए a + 18d 19 टर्म हो जाएगा। इसके फिर मैंने आपको बताया सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास ये आपका, ओके। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, ओके, इंटू 2a + n - 1d, ओके। ये आपको मैंने सम ऑफ n टर्म्स आपको बता दिया। तो होप सो आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। और यहीं पे आपको समझना है डेट ये तो कब यूज होगा, ये जब यूज होगा जब हमारे पास क्या होगा, डेट लास्ट टर्म गिवन हो, ओके, तो हम इसको यूज करेंगे। और जब लास्ट टर्म हमारे पास नहीं गिवन हो, मीन्स n और d की वैल्यू हमें पता हो और a की वैल्यू पता हो, तो हम यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो केस स्टडी पे सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ओके। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो देखो अगर ऐसे आप अगर एक क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली पूरा एक साथ पढ़ने वाले हो ना, तब तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ओके। ये बहुत ही क्लियर सी बात है। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले पूरे क्वेश्चन को आप एक साथ पढ़ लो, उसके बाद फिर उसको ब्रेक करके पढ़ो। तो सबसे पहले आप इसे पढ़ोगे, डेट है कि आपके पास डेट सम a sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year, okay। तो पर ईयर की बात हो रही है। और सबसे पहले तो सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का सबको फॉर्मूला पता होगा। अच्छा यहाँ पे ये तो क्लियर है ना कि भी इंटरेस्ट की बात हो रही है और वो भी सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगेगा, ये भी क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100 होता है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो P होता है आपका, P क्या होता है, P को हम सम बोलते हैं, मतलब जो अमाउंट आप उधार लेते हो, ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ P हियर, ओके। तो अब यहाँ पे देखो आप, डेट P की वैल्यू आपके पास कितनी है, P आपके पास है ₹1000 है, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, ये आपका है, सॉरी, ये आपके पास 8% है, ओके। ये 8% आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये भी कह रहा है कि पर ईयर है। तो अब इसमें बात ये है कि क्या कह रहा है कि आपको हर साल का आपको देखना है, मतलब हर साल को आपका इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि जो कह रहा है कि डू दिस इंटरेस्ट, कि जो इंटरेस्ट लगेगा क्या वो इंटरेस्ट एक एपी फॉर्म कर रहे हैं क्या, आपको ये चेक करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे, फर्स्ट के लिए इंटरेस्ट क्या हो रहा था, ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है, P × R × T/100। तो P की वैल्यू कितनी है, 1000 है, इंटू R की वैल्यू कितनी है, 8। और पहले साल के लिए बोल रहा है तो अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा है ना, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 पुट करोगे,
ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉन क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, सॉल्व कर देंगे इसको, 100 से 100 चला जाएगा, डबल जीरो गया, ये हमारे पास आ गया 80। तो ये 80 आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 करोगे, और चूंकि सेकेंड ईयर की बात हो रही है, दूसरे ईयर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 160। सिमिलरली अगर थर्ड ईयर के लिए बात कर लें तो थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, तो ये आपके पास आ गया 160। सॉरी, थर्ड ईयर के लिए था ना, तो ये 3 पुट करेंगे। ओके, तो 8 से 24 और ये हो जाएगा आपके पास 240, 160 नहीं होगा, दिस विल बी 240। ओके, तो ये आपके पास हो गया, ये 160 नहीं होगा, ये आपके पास हो गया 240। तो अब देखो ना, अब आपको ज्यादा भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इतने में पता चल गया होगा, अभी पहला आ रहा है 80 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 160 आ रहा है, ओके, और तीसरा कितना आ रहा है 240 आ रहा है। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, यस बिल्कुल ये एपी फॉर्म कर रहा है। ओके, तो आप इसको क्या लिखो, आप एपी के फॉर्म में लिख दो 80 कॉमा 160 कॉमा 240 और डॉट 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 चलते चला जाएगा। ओके, देखा जाए तो 8 का टेबल मतलब 80 का टेबल से चलता चला जा रहा है। ओके, तो 3 टर्म काफी है हमारे पास ए और डी निकालने के लिए। ओके, तो पहले हमें निकालना क्या, हम ये आगे रीड करते थे, वो क्या है कि इफ सो, अगर एपी फॉर्म कर रहा है, अच्छा एपी तो ये फॉर्म कर रहा है, चेक भी कर लो, मींस चेक करके शो कर दो। जैसे आप D1 निकालते हो, पहला कॉमन डिफरेंस निकालते हो, तो क्या होगा 160 माइनस 80, मैंने बोला आपको कि आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो 160 माइनस 80 ये कितना आएगा, 80 आएगा। ये D1, D2 निकाल लो, 240 माइनस 160 कितना आएगा, 80 आएगा। तो ये भी आपके पास देखो सेम आ रहा है। वैसे तो 3 कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, तो इन डेट केस आप एक और निकालोगे यहाँ पे इंटरेस्ट, तो ये 320 हो जाएगा आपके पास। तो अगर आप D3 भी निकाल दोगे, ओके, तो ये 320 माइनस 240 मतलब ये भी आपके पास 80 आ जाएगा। तो देखा जाए D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। ओके, तो तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे पास इक्वल है, तो इक्वल है तो भाई क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 80। तो अब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि भाई ये एपी में है। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये तो सॉल्व हो गया। ओके, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो इस फैक्ट का यूज करके आपको क्या बताना है कि भाई एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, ओके, क्या होगा इंटरेस्ट। तो देखो, अगर ध्यान से आप देखो यहाँ पे, तो ये क्या चल रहा है, मतलब देखो फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म आपका 80 आया, सेकेंड टर्म कितना आ रहा है 160 आ रहा है, थर्ड टर्म कितना आ रहा है 240 आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो क्या हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो एपी हमारा जो चल रहा था 80 160 240, तो ये कहाँ तक पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कितना 30 टर्म्स। ओके, कि भाई थर्ड जो 30वां टर्म होगा, 30th जो टर्म होगा, तो 30th टर्म में इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो 30th टर्म निकालना है, तो मतलब A30 की बात हो रही है बेसिकली अगर देखा जाए तो। ओके, 30th टर्म मतलब A30 की बात हो रही है। nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहला टर्म क्या था 80 था, तो 80 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन हमारे पास है 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी भी 80 है। सॉल्व कर देंगे इसे, 80 प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू 80। सॉल्व करने का इसको एक और तरीका है, 80 आप कॉमन ले लो, तो 80 अगर कॉमन ले लेते हो तो ये 1 प्लस 29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 30 दैट इज 2400। तो एक तो ये हो गया। तो आई थिंक हमारे पास ये पूछा गया था कि भाई 30th टर्म क्या होगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 2400, मींस एट द एंड ऑफ 30 इयर्स यू विल मेक इंटरेस्ट 2400। ओके, तो होता यही है आपके पास केस स्टडी में क्या करेगा, जैसे मैंने अब ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, इसको ब्रेक कर देगा, पहला पार्ट में दे देगा ये बताओ चेक करो कि एपी है या नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या देगा, बताओ भाई 25th ईयर में से कितने इंटरेस्ट बना। थर्ड पार्ट में क्या देगा, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। फोर्थ पार्ट में क्या देगा कि भाई
एट द एंड ऑफ 30 ईयर, ये आप फाइंड आउट करके निकालो। ओके, तो भाई इसी टाइप की कहानियां चलती है इसमें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फ्लावर बेड आर 23 रोज प्लांट्स in the first row, 21 in the second, and 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो फ्लावर बेड का मतलब क्या है? फ्लावर बेड का मतलब इसके लिए यहाँ पे ये है कि जो भी ये प्लांटिंग होती है तो ये क्यारियां बनाई जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और इसमें आपके जो भी हैं ये आपके फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई पहले रोज में तो 23 है, 23 रोज प्लांट्स है, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, और सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है। ओके, अब कह रहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। जो लास्ट रो है ना, लास्ट रो मतलब लास्ट रो पता नहीं कौन सा है, कौन सा टर्म है, इसमें हमारे पास 5 रोज प्लांट्स हैं। ओके, कह रहा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो आपको बताना है कि इसमें कितने रोज होंगे। तो देखो क्वेश्चन को ना आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके समझो, ये वर्ड में हटा दो। अब इस तरीके से अगर आपने लिख लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब समझो कि आपका ए जो है, ए गिवन है 23, डी कितना है आपके पास, आगे वाला टर्म मतलब 21 माइनस पीछे वाला टर्म मतलब 23, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो डी निकल गया आपके पास। अब ए और डी आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि भाई जो लास्ट टर्म है ना, मतलब जो nth टर्म है, देखो ये nth टर्म तो है, ये ध्यान से देख लो, इसको या तो लास्ट टर्म बोल लो या इसको nth टर्म बोल लो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं कह दूं कि nth टर्म की वैल्यू आपके पास है कितनी, 5। ओके, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ भाई n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये जो 5 रोजेज हैं ये कौन से रो में होगा, मतलब n की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, n की वैल्यू आपको निकालना है। तो अब ये हो गया तो काम भी हो जाएगा। अब देखो ए एन की वैल्यू है, डी है और ए है, तो सब कुछ गिवन है, तो क्या होता है ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 23 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू पता ही नहीं है अपने को, डी की तो वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, और ए एन nth टर्म की वैल्यू भी तो पता है 5, सब कुछ पता है, सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये कर दूंगा डेट, सॉल्व करेंगे इसको पहले, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 23 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा ना, तो 23 माइनस 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 5 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा समहाउ, इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो जाएगा 21, और मैं इसको इधर भेज दूँ तो n की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी, मैं इसको ऐसा करता हूँ, 2n को इधर भेजता हूँ, मैं इस साइड ट्रांसपोज करता हूँ, समझना इस बात को आप, मैं कैसे कर रहा हूँ, तो स्टेप में छोटा कर रहा हूँ, इस 2n को मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ये माइनस 2n हो जाएगा, और ये 21 हो गया, माइनस इधर आ जाएगा ये, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओके डी की वैल्यू मैंने गलत पुट की है, ठीक है ना, डी की वैल्यू माइनस 2 है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार एक ब्लॉक में डाल देता हूँ। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सही है, प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है हमारे पास 5, ओके, और ए की वैल्यू है हमारे पास 23, और प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, और डी की वैल्यू है माइनस 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 23 में 23 को इधर ट्रांसपोज करता हूँ डायरेक्टली, ओके, इक्वल्स टू इधर क्या बच गया माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ओके, 23 माइनस 5 हमारे पास ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आई थिंक 18, माइनस 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस 2, तो माइनस 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 को आप इधर भेजो तो माइनस 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10, ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, n इक्वल्स टू 10, तो मैं कह सकता हूँ डेट n की वैल्यू हमारे पास अगर 10 आ गई है
तो व्हाट वी कैन से दैट ये जो 5 रोजेस हैं, ये 5 रोज कौन से रो में होगा, तो ये रो नंबर होगा आपका 10th, ये रो नंबर 10th में हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास रामकली कोई है, देखो क्या कह रही है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। ओके, तो ₹5 इन द फर्स्ट वीक वो सेव कर रही है। फर्स्ट वीक में मैं यहाँ लिख चला जाता हूँ कि फर्स्ट वीक में हमारे पास कितना है, इसकी सेविंग है ₹5, ओके, ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। और हर वीक क्या है, ये ₹1.75 ये वीकली अपनी जो सेविंग है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, तो इफ इन nth वीक, तो किसी nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो समझो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, क्या कह रहा है कि 1.75 ये वीकली इंक्रीज कर रही है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो फिक्स्ड अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई 1.75। फर्स्ट वीक में 5 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो ए और डी तो ऐसे ही निकल गया। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 फाइंड n। तो nth वीक में, nth वीक का मतलब क्या हो गया कि भाई an में इसकी सेविंग कितनी है 20.75। ओके, तो फाइंड तो n, तो ये तो काफी आसान हो गया, ए और डी पता है आपको, n निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, ओके, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 20.75 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 प्लस ये होता है हमारे पास n-1 ना, n तो पता है नहीं, तो n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 1.75 है। ओके, तो आई थिंक सब कुछ सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो पहले 5 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.75, ठीक है, 15.75 इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा हमारे पास, को सॉल्व करोगे तो एक काम करते हैं 15.75, और ये देखो इधर क्या आएगा, इधर बच जाएगा n-1 इंटू 1.75। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n-1 इक्वल्स टू 15.75 अपॉन 1.75। ओके, तो आप इसको अगर हटाते हो, ठीक है ना, आप इसको अगर हटा के सॉल्व करोगे ना, तो ये आपके पास मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। आप अगर डेसिमल को हटाओगे, तो डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास आएगा कितना, अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो ये सॉल्व होने के पास हमारे पास हो जाएगा, देखो ये भी डेसिमल के 2 डिजिट्स, ये भी, तो मतलब ऊपर भी 100 जाएगा और नीचे भी 100 जाएगा, मतलब 100 से 100 तो चला जाएगा, तो बचा 1575। ओके, और साथ में रह गया हमारे पास 175। तो ये अगर आप कट करोगे तो आई थिंक ये समहाउ 9 के टेबल से जा रहा है, ठीक है, ये 9 के टेबल से चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया अब सॉल्व करने के बाद कि भैया n-1 इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 10। ओके, तो n की वैल्यू 10 हो गई। तो आई थिंक समझ में आ गया होगी भाई किस वीक में इसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, तो इन 10th वीक, इन 10th वीक इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन साफ दिख रहा है कि भाई ये आपका क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देख लो ये 3 पार्ट में ऑलरेडी है, तो 3 को 4 पार्ट या 5 पार्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखिएगा, वैसे मैं जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स in the 3rd year and 700 in the 7th year, assuming that the production increase uniformly by a fixed number of every year, find, अब जो ही फाइंड करना है ना बाद में बात करते हैं इसकी, तो क्या क्या निकालना है। पहले मैं ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इससे क्या क्या चीजें निकल सकती है मैं सारे निचोड़ लेता हूँ। पहले सबसे पहले कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, मतलब 3rd ईयर में, तो 3rd ईयर का मतलब क्या हो गया कि 3rd टर्म, ये तो मतलब हुआ, देख लो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, ये तो हुआ, मतलब ये एपी ही तो फॉर्म होगा। ओके, तो 3rd टर्म आपका क्या है, आपका ये है 600। ओके, अब कह रहा है कि एंड 700 सिट्स इन द 7th ईयर, इन 7th ईयर कितने इसके पास
700। ओके, तो देखा जाए तो A3 पता है आपको और A7 पता है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, देखो आपको ना क्वेश्चन में पहली बात तो कभी गिवन नहीं होता है कि भैया ब्रैकेट में लिखने देगा कि हाँ भाई ये एपी का क्वेश्चन है तो आप एपी वाला दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सोचना होगा। कैसे सोचोगे, कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जिसको आपको पकड़ना होगा, जैसे ये यूनिफॉर्मली, ये सबसे बड़ा वर्ड है कि हर साल ना ये एक फिक्स्ड अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली ग्रो हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली ग्रो हो रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कॉमन डिफरेंस की बात हो रहा है ना। तो अब देखो, तो हमारे पास बस इतनी ही सारी इंफॉर्मेशन है। अब क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 years एंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो सारे के सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A3 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है that A3 we have 600। ओके, A3 we have given 600। तो आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, यू कैन से A3 है ना, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600। और ये क्या है, A प्लस 6D। ओके, A प्लस 6D इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 700। ओके, तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो एलिमिनेशन लगा दो, ये माइनस कर दो, माइनस ये माइनस ये हट जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस का 4D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 100। ओके, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले कट जाएगा, तो 100/4 दैट इज इक्वल्स टू 25। ओके, तो ये 25 तो आ गया। अब A भी तो नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, पहले वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, छोटा सा इक्वेशन है। तो A प्लस 2D, ये पहले वाले इक्वेशन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 लिख देना आप, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ओके, लिख भी देता हूँ कि सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600। तो मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 टू जाए कितना हो गया 50, तो 600 माइनस 50 550, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 550। मतलब ये है कि भाई A की वैल्यू 50 है, मतलब फर्स्ट ईयर का निकल गया हिसाब किताब, तो भैया फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन होगा कितना होगा 550 होगा। अब कह रहा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10th ईयर मतलब बेसिकली ऐसे पूछ रहा है कि A10 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 9D, तो A की वैल्यू है 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है हमारे पास 25। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके मुझे बताओ 18 की वैल्यू क्या आई है। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए 18 की वैल्यू कितनी आएगी। और सिमिलरली फिर आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 years, तो मतलब फर्स्ट 7 years में आपके पास टोटल प्रोडक्शन इसका कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट 7 years में उसका प्रोडक्शन कितना होगा, तो आप निकाल दो भाई, इसके लिए आप निकालो ये 7 कितना होगा, A प्लस 6D। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ये है, ये जो कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 years। ओके, तो मतलब ये क्या करना है, 7th ईयर का निकालना है या S7 तक निकालना है आपको। ओके, ये आपको S7 निकालना है। ओके, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 years, तो टोटल 7 साल में जितना प्रोडक्शन होगा सब निकालना है, मतलब आपको सबको सम ही तो करना है 7 साल के प्रोडक्शन को। तो ये हो जाए कितना, n/2 7/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू है आपके पास 550। आप चाहो तो A प्लस एल भी लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 72 years होगा। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू ये 550 लिख दिया, प्लस n-1, तो 7-1 कर देना। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपके पास हाउ मच निकाला है ना, डी की वैल्यू है 25। अब सॉल्व कर दो इसे, जो आएगा वो टोटल 7th ईयर का आपका 7 साल तक का प्रोडक्शन हो जाएगा। आपको A7 ही निकालना है इस केस में। ओके, आपको ये निकालना है।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are 3 meter apart in a straight line. Okay, तो उसके बाद कह रहा है कि there are 10 potatoes in the line. टोटल पोटैटोज बता रहा है 10 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसमें क्या क्या रहा है कि ये एक बकेट है। ठीक है, अब इस बकेट से क्या है ना, मैं बस अभी इतने पार्ट को भी समझा रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ से यहाँ तक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने ये भी नहीं देखा है। ठीक है, मैं इतने को आपको समझा रहा हूँ। तो आप देखो जो बकेट है आपके पास, इस बकेट से जो पहला पोटैटो है, तो ये आपका फर्स्ट पोटैटो है। ठीक है, so this will be your first potato. Okay, okay, wait a second. ठीक है, so this will be your first potato. ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकेंड पोटैटो है वो क्या है, फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। जो थर्ड है आपके पास फिर अगेन 3 मीटर के, फिर नेक्स्ट आपका फिर से 3 मीटर के, ये फिर से 3 मीटर के, और ये फिर से आपका 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। और टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 पोटैटोज है। ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो लास्ट आपके पास है वो क्या है, टोटल आपके पास हो रहा है, मतलब जो लास्ट पोटैटोज है वो आपके पास 10 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अब इसमें आगे क्या कह रहा है ये पहले देख लेते हैं एक बार। तो कि a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What's the total distance competitor has to run? तो ये सिनेरियो क्या है, ये मेन है, ये जो पार्ट है ना, ये हमारे पास मेन है। अब ये क्या क्या रहा है इसे समझना है हमें अच्छे से। दैट कि कॉम्प्यूटर जो है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, समथिंग यहाँ से मैं अगर फिगर बना दूं तो यहाँ पे है कॉम्प्यूटर। तो यहाँ पे कॉम्प्यूटर यहाँ से क्या किया, वो फर्स्ट पोटेटो जाके पिक किया। ओके, फर्स्ट जो 5 पे है वो 5 पे जाके पिक किया और इसको जाके इसमें ड्रॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट गया थर्ड वाले के पास, थर्ड वाला जाके इसमें ड्रॉप कर दिया। फिर इस थर्ड के पास गया, यहाँ ड्रॉप कर दिया। फिर इस थर्ड के पास ड्रॉप किया, फिर इसके पास गया, ड्रॉप किया। तो ये सिमिलरली ये 10th पोटैटो तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आपका फर्स्ट पोटैटो से लेके लास्ट पोटैटो तक का जो आपके पास डिस्टेंस है टोटल कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जैसे ही कवर कर रहा है तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि टोटल की बात हो रही है, मतलब हमारे पास सम की बात हो रही है। और चूंकि ये एपी है आपके पास, ओके, इक्वल गैप गिवन है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एपी है। तो एपी है तो सम मतलब क्या, सम ऑफ एंटम्स। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ एंटम्स की बात हो रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखो हमें करना क्या होगा, समझना इस बात को आप अच्छे से। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पहला जो फर्स्ट पोटैटो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट पोटैटो है, तो फर्स्ट पोटैटो पे है कितने डिस्टेंस पे है, 5 पे है। अब नेक्स्ट पोटैटो कितने पे है, 5+3, मतलब यहाँ पे पहला तो पोटैटो हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये 5 डिस्टेंस पे हो गया बकेट से। नेक्स्ट पोटैटो पे जाने के लिए क्या होगा, करना होगा ये 5 डिस्टेंस और प्लस ये 3 डिस्टेंस। ओके, तो मतलब 5+3 मतलब नेक्स्ट कितना होगा, नेक्स्ट आपका 8 हो जाएगा। ओके, फिर अगर आप नेक्स्ट पोटैटो पे जाते हो तो फिर आपका नेक्स्ट पोटैटो कितना कितना हो जाएगा, ये आपका 11, फिर आपका होगा 14, फिर आपका 17 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। और हम कहाँ तक हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 10th पोटैटोज तक, 10 पोटैटोज तक। ओके, तो ये अब ये क्या हो रहा है, ये काइंड ऑफ तो क्या मैं इसमें कंफर्म कह सकता हूँ कि ये आपका हुआ क्या। ओके, ये आपका एक एपी फॉर्म हो गया है। ठीक है ना, तो ये अब एक एपी एक फॉर्म हो गया है, तो एपी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहूँ तो भी आगे वाला टर्म है 8 माइनस पीछे वाला टर्म है 5, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 3। तो 8 - 5 आपके पास 3 आ गया कॉमन डिफरेंस, ए पता हो गया आपको। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखो तो क्या ऐसा होगा कि भाई एक बार तो इसको ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 पोटैटोज तक कवर करना होगा। ओके, और ये वापस से भाई
इसमें पुट करने जा रही है ना, ये वापस रख रही है बकेट में। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस आपका ये कवर्ड होगा, क्या मैं टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू कह दूं मैं डायरेक्टली कि भाई जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 2 इंटू सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, क्यों? क्योंकि भाई एक बार तो यहां से यहां तक गई, तो भाई एस एन ये दोबारा लौट के आई जो कि बकेट में रख रही है ये, तो ये आपका हो गया 2 इंटू एस एन। अब एस एन का तो आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि एस एन क्या है आपके पास, टोटल 10 है ना। ओके, एन की वैल्यू तो 10 है, तो ये 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। ओके, यही तो एसएन का फॉर्मूला बनता है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखो, अब सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 2 इंटू ये एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, बाई 2 है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, पहला डिस्टेंस 5 पे है। ओके, प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3 है। ओके, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 कर देना, और 5 टू जा कितना हो गया, 10 हो गया, तो 27 और प्लस 10 कर देना, ठीक है, तो ये आपका 37 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 37/2, फिर जो भी आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं एक बार करके बता ही देता हूँ आपको, देखो मैं वर्बली आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, 9 3 27, 27 प्लस 10 कितना होगा 37, और 37 और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 37 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, लो सॉल्व हो गया पूरी तरह, ये आ गया 370 मीटर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास गिवन है, दैट 200 logs. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the next row, and so on. मतलब क्या हो रहा है ना कि ये लॉग्स अरेंज किए गए हैं, तो सबसे लास्ट रो में कितने हैं ना, 20 है, ठीक है, इसके बाद वाले रो में क्या है ना, ये आपके पास 19 है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा इसमें आपका 18 है। ओके, तो अगर मैं इसको अगर इस तरह से देखूं कि पहला हो गया 20, पहले रो में 20 है, फिर नेक्स्ट में 19 है, फिर 18 है, फिर आपका 17 होगा, और 16 15 14 ऐसे होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये कह रहा है कि एंड सो ऑन, मतलब इसी पैटर्न में आगे चल रहा है। अच्छा, इसी पैटर्न में आगे चल रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये देख लो आप, ये पैटर्न किसका फॉर्म हो रहा है, ये एपी का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जहां पे अगर देखा जाए तो अगर फर्स्ट टर्म आपका हो गया ए, ओके, तो ये ए की वैल्यू हो गई 20, मैं लिख सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू 20 हो गया, डी निकालो, तो भैया आगे वाला टर्म कौन सा है, 19, और पीछे वाला टर्म क्या है, 20, तो ये आ जाएगी डी की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब क्या कह रहा है कि भाई टोटल कितने लॉग्स हैं, तो टोटल 200 लॉग्स हैं, मतलब ये है कि टोटल 200, टोटल का मतलब ये होता है कि भैया ये कौन सी बात कर रहा है, एसएन की, एसएन कितना है इसका, 200 है, तो 200 लॉग्स इसमें है, तो 200 अगर लॉग्स है तो एसएन का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, एसएन इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो सम ऑफ कितने टर्म्स आपको करने हैं, भाई यही तो नहीं पता, क्योंकि ये तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अच्छा, टॉप रो में कितने होंगे आपको ये निकालना है, इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड, ये दोनों निकालना है, मतलब कितने रो में प्लेस्ड होंगे 200, तो मतलब एन की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना। हाँ, इसकी वैल्यू तो पता है कि भाई एस एन की वैल्यू कितनी है, अगर एस एन की वैल्यू अगर कहा जाए तो ये 200 है, पुट कर देंगे भाई, एन की वैल्यू हमें नहीं पता तो लिख दूंगा n/2, और इधर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता है n-1, डी की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू है -1। तो Sn की वैल्यू क्या है, सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है 200, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 यहाँ पे, ये 2 आपका इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा, और n इंटू ये हो जाएगा 40, और प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n और प्लस 1, ठीक है ना। मतलब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फाइनली आपका, ठीक है, पूरा माइनस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 40 माइनस 1 कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 39, 39 माइनस n, और फिर n जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कुछ। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, तो इधर तो ये 400 हुआ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 41n, और इधर आ जाएगा ये 400, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको अब अगर सॉल्व करना चाहो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फाइनली हमारे पास एक तो मंत्र है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर निकालूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर मैं निकालता हूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हो गई आपके पास इस इक्वेशन से 41 का होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 इंटू सी, मतलब 400, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना अपॉन 2a, तो अपॉन 2 सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, 41 प्लस 9 50, 50 बाई 2 हो जाएगा आपके पास 25, और एक तो आएगा 25 n की वैल्यू, और 41 माइनस 9, तो एक तो 25 होगा, ठीक है, n की वैल्यू, और दूसरा आ जाएगा 41 माइनस 9 आपका, ये आपका 32, तो ये हो जाएगा 16, और एक आएगा n की वैल्यू 16, तो एक n की वैल्यू आएगी 25, एक n की वैल्यू आएगी 16। ओके, नाउ देखिए, अब यहाँ पे करना क्या होगा, दो वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब करना क्या होगा आपको, ये 25 क्या पॉसिबल है क्या, 25 n की वैल्यू आई तो 25 रोज अगर देखा जाए तो 25 रोज पॉसिबल भी है क्या, आप देख लो एक बार, सोचो एक बार तो, कि भाई फर्स्ट रो में आपके पास 20 है, 19 है, तो ये एक एक का आपके पास डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 20 से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये 25 तो पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि हर रो में एक एक कम होता जा रहा है, तो 25 रोज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको 25 को डिस्कार्ड करना होगा, तो टोटल मतलब जो फाइनल n की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 16। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सी, तो मतलब टोटल कितने रोज हैं, 16 है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जो फाइनल रो होगा आपका 16 होगा, तो मैं क्या करूंगा, मतलब बेसिकली मैं a 16 की वैल्यू निकालूंगा, जो कि होता है a प्लस 15d। ओके, अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है 20 प्लस 15 इंटू d की वैल्यू कितनी है -1, तो मतलब 20 माइनस 15, जो कि आ जाएगी आपके पास 5। तो हमारे पास टॉप रो में कितने लॉग्स हो गए, ये हो गए